हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रश्नावली 1.5 संख्या पद्धति के क्लास 9th की। दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये प्रश्नावली भी इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर मैं लॉजिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, रूल्स बताऊंगा जो आपके बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। फिर आपको ये प्रश्नावली कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इस प्रश्नावली का जो सबसे पहला सवाल है वो है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, इसको आपको बताना है। तो इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ जो शायद ही कोई आपको किसी ने बताया हो। तो इस अगर आप ये रूल को फॉलो करते हैं तो आप बड़े ही आसानी से, आसान तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन सी संख्या परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो मैं यहाँ पर रूल लिखे दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, रूल नंबर 1, एक पूर्णांक में से अपरिमेय संख्या घटाने पर हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ये एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब जो पूर्ण संख्या, जैसे 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे डैश डैश से बढ़ते चले, जो सारी पूर्णांक से पूर्ण संख्या है वो पूर्णांक। ठीक है, एक पूर्णांक में से अपरिमेय संख्या तो आपको पता ही होगी, आपने पिछले वीडियो में अगर पढ़ा होगा तो। और अगर पिछले चैप्टर में भी पढ़ोगे तो अपरिमेय संख्या पीछे देखकर रूल पढ़ लीजिए, जिसे भिन्न यानी कि बटे के रूप में ना लिखा जा सके, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, अगर एक पूर्णांक में से अपरिमेय संख्या घटाने पर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। एक पूर्णांक में अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर भी एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। और एक पूर्णांक में अपरिमेय संख्या से भाग देने पर भी एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। आप एक पूर्णांक में अपरिमेय संख्या से घटाओ या गुणा करो या भाग दो, आपको मिलना अपरिमेय संख्या ही है। तो दोस्तों इन जितने भी ये रोल दे रखे हैं इनको आप कॉपी पर लिख लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाले हैं। शायद ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी जाएँ। तो दोस्तों पहला सवाल है 2 - √5। इसमें आपको पता करना है कि क्या ये अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या। तो दोस्तों रूल नंबर 1 इसमें फॉलो होता है कि एक पूर्णांक में अपरिमेय संख्या घटाने पर हमेशा क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाती है, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या। आप इसके नीचे ये रूल लिख भी सकते हैं, फिर बाद में लिख सकते हैं अंततः यह अपरिमेय संख्या है। तो सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 2 है दोस्तों 3 + √23 ब्रैकेट माइनस √23। दोस्तों इसको हल करने का सबसे बढ़िया तरीका है, अगर ये ब्रैकेट है तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट खोलने हैं। तो ब्रैकेट जब आप खोलेंगे तो 3 + √23 माइनस √23, अगर कोई चीज़ प्लस और माइनस पास पास है तो वो आपस में कट जाएगी। या इसमें ये भी लॉजिक लगा सकते हो, अगर मान लीजिए √23 की जगह 5 होता और यहाँ भी 5 होता तो 5 में से 5 जाता है तो 0 बचता है। या फिर आप ऐसे काट भी सकते हो या 0 भी लिख सकते हो, इसलिए 0 का कोई महत्व नहीं होता है जोड़ने पर। तो ये कट जाएगा, क्या बचेगा 0। और 3 + 3 में 0 जोड़ोगे तो क्या बचेगा, 3 ही बचेगा, इसलिए हम सिर्फ 3 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, ये तो परिमेय संख्या है। वो कैसे, क्योंकि परिमेय संख्या ये 3 है, 3 के बटे में आप 1 लिख सकते हो, तो ये क्या बन गई, परिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या बटे के रूप में लिखी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, आपने 2 सवाल हल के लिए। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। इस सवाल में दोस्तों सिंपल सा है, कुछ करना नहीं है आपको। आपको पता होगा कि बटे में जब सेम सेम संख्याएं होती हैं तो वो कट जाती हैं। ये √7 से √7 कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। अब ऐसे मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूँ। 2 के गुणे में √7 है तो 2 के गुणे में √7 लिख दिया। 7 के गुणे में √7 है तो 7 के गुणे में √7 लिख दिया। ये इसके बटे में अलग कर लेते हैं हम, और √7 के बटे में √7 लिख देते हैं। तो ये से ये कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, और फिर बाकी में हमारा क्या बचेगा 2/7। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट यहीं पर काट देते हैं, और काट करके क्या लिख देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2/7। तो ये आपको समझ में, ये क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या, क्योंकि ये बटे के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं, सॉरी चौथे सवाल की ओर। इस सवाल में दोस्तों 1/√2 दिया गया और बताना है कि आपको ये परिमेय संख्या और परिमेय। इसमें दोस्तों फॉर्मूला, ये नियम लगता है ये कि एक पूर्णांक में, ये तीसरे वाले में एक पूर्णांक में अपरिमेय संख्या से भाग देने पर एक अपरिमेय संख्या है। ये पूर्णांक है 1, 2, 3 के मैंने आपको बताया, और √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर एक पूर्णांक में आप अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसमें नियम नंबर 3 लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, अब पांचवा सवाल है 2π। दोस्तों इसको आपको कैसे बताना है, 2π, 2 एक पूर्णांक संख्या और पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसमें रूल नंबर 2,
अगर किसी पूर्णांक में अपरिमेय संख्या से गुणा की जाती है तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो ये क्या हो गई हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप ये पांचों प्रश्न हल कर सकते हो जो एक के अंतर्गत आते हैं, मतलब एक क्वेश्चन के अंतर्गत ये 5 पार्ट आते हैं सवाल के। तो बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दोस्तों दूसरे सवाल के अंतर्गत भी 4 सवाल आते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है और कह रहा है कि प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ये मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, आपकी किताब में दिया हुआ है कि निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो मैंने सिर्फ इतना लिखा ताकि आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है दोस्तों, इसको आपको हल करना है। तो जब ऐसे कभी आपको सवाल दिए हों तो आपको क्या करना है, पहले इससे इन 3 को इससे गुणा करना है, फिर इन्हीं 3 को इससे गुणा करना है, फिर इन √3 को इससे गुणा करना है और फिर √3 को इससे गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको इससे यानी कि इससे हल करते हैं। तो 3 दूना 6 आता है हमारा। ठीक है दोस्तों, और जब इसको करते हैं तो प्लस लगा के 3√2 आएगा। अब इसको इससे हल करते हैं तो क्या आएगा, 2√3 आएगा। और जब इसको हल करते हैं तो दोस्तों यानी कि √3 और √2 को जब हम हल करेंगे तो हमारा क्या आता है, √6। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या आएगा, √6। अब दोस्तों क्या आपको करना है कि 6 + 3√2 + 2√3 + √6। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बस इसके आगे हम इसको हल नहीं कर सकते, तो हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल ये है 3 + √3 3 - √3। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसमें 2 फॉर्मूले लग सकते हैं, या तो लगा दो आप a + b a - b। दोस्तों फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, a + b a - b ये पता है किसका फार्मूला होता है, ये होता है फार्मूला a² - b² का। इसका फार्मूला ये होता है, a² - b² का फार्मूला होता है a + b a - b। a + b a - b जहाँ पर होगा उसे a² - b² के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको a + b, ये a - b, तो a + b a - b, a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, फिर -b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। आप समझ रहे हो कि मैंने इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हो। पहले 3 की 3 से करोगे, फिर 3 की √3 से करोगे, फिर √3 की इससे करोगे और फिर इसकी इससे करोगे। इसको ये डायरेक्ट हो जाता है फार्मूले की सहायता से। इसको इससे अगर इस तरीके से चाहते हो तो आप इस तरीके से भी हल कर सकते हो। इस तरीके से मैं आपको हल करके दिखाता हूँ। 3 × 9 - 3√3 + 3√3, इसकी जब करोगे तो क्या आएगा, +3√3। ठीक है दोस्तों, और फिर ये प्लस माइनस माइनस, इसमें चिन्हों की भी गुणा होती है। प्लस की अगर आप कभी भी माइनस से गुणा करवाते हो दोस्तों तो क्या आता है, माइनस। ठीक है दोस्तों, तो प्लस और माइनस माइनस, और √3 की √3 से क्या आएगा हमारा, √3 का स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, माइनस में √3 का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये प्लस का है और ये माइनस का है। सेम चीज़ अगर प्लस माइनस में दी हो तो क्या होती है, प्लस माइनस के सेम तरीके के तार को भी अगर आप टच कर देते हो तो क्या होते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं, मतलब वहाँ पर कुछ नहीं बचता। तो प्लस और माइनस अगर 5 रुपये और आपके पास हैं और उसमें से मैं 5 रुपये आपसे ले लूँ, यानी कि उसमें से माइनस कर दूँ, तो क्या आपके पास बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यानी कि ये प्लस हैं ये माइनस हैं, तो जब कोई चीज़ प्लस माइनस में पास पास होती है तो उसे काट दिया जाता है, ऐसे ऐसे काट दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ क्या बचता है, 0। तो 9 -√3 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर, जो कि हमारे इस फॉर्मूले से यहाँ आ जाता है, a + b a - b, मतलब a 3 का स्क्वायर और -b² मतलब √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 बनता है और -√3 का √3 और स्क्वायर जब दोनों साथ साथ दिए हों तो रूट और हट जाते हैं, तो क्या बचेगा, 3। तो 9 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 6। इससे भी 6 आ रहे हैं, इस फॉर्मूले को लगाते हो अगर आप इससे भी हल करते हो तो इससे भी आपका 6 ही आएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तीसरा क्वेश्चन ये है, √5 + √2 का होल स्क्वायर। दोस्तों आपने फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसी प्रकार हम ए इसको मान लेते हैं और बी इसको मान लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a फिर क्या होगा? √5, बी कितना है? √2। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर बराबर ए ये फार्मूला बन गया, तो इसका ये बन गया। ठीक है दोस्तों, ये अब हम इसको हल करते हैं। √5 का स्क्वायर जब रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ दिए हों तो उसका क्या मतलब बनता है कि रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 2, रूट और स्क्वायर दोनों साथ साथ हैं, हट जाएंगे। और यहाँ पर रूट और रूट 5 और 2, तो क्या आ जाएगा? 2 पंचे 10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, या सीधे कर दीजिए 2 पंचे 10 √10 और ये 2 के 2 लिख दिए 2√10। 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 2√10। इसको आप इसका आंसर ये आएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं आपका जो चौथा सवाल है वो भी मैं आपको लिखे दे रहा हूँ। चौथा सवाल ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। चौथा सवाल में आपको बस ये बता रहा है √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। आपको इसको हल करना है। ये भी a प्लस बी ए माइनस की तरह है, ये 2 लिखा हुआ है। इसको आगे कर लेना है, इसको पीछे कर लेना है। √5 प्लस √2 √5 माइनस √2। अब a प्लस बी ए माइनस बी बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। अब सवाल नंबर 2 की तरह आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दोस्तों आपका अब जो तीसरा सवाल है वो लिखने में थोड़ा उसको कठिनाई होगी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों आपका जो तीसरा सवाल है वो यह है। आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c, ठीक है, और उसका व्यास मान लीजिए d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c/d है। या इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? आपको इस सवाल ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। मैं फिर से पढ़कर बता, आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c बराबर 2πr परिधि का सूत्र होता है, और इसका व्यास मान लीजिए d। व्यास आपको d मानना है, परिधि c माननी है, और इस अनुपात से परिभाषित किया गया है कि पाई बराबर c, ये बताया गया है। तो इस तथ्य की अंतर विरोध करता हुआ तो आपकी क्या पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? ठीक है दोस्तों, अब आते हैं बोर्ड पर। तो दोस्तों आपको ये बताना है। अब हम इसका आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? पाई बराबर c/d। ये तो आपको फॉर्मूले में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, पाई बराबर c/d ये जो है ये वृत्त की परिधि, ये वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि, और d है, इसको व्यास बताया गया है। तो दरअसल c और d वृत्त की परिधि और व्यास का ये अनुपात है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, जहाँ c/d यानी कि पाई का मान क्या होता है? 22/7। तो c/d बराबर क्या हो जाता है हमारा? 22/7 हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार जो 22/7 है ये सिर्फ पाई का अनुमानित मान होता है। तो इसका निराकरण यह होगा कि इसका जो दशमलव प्रसार है ना, वो अनवसानी आवर्ती प्रसार होता है। इसको आप काटते चले जाएंगे, लेकिन इसका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा 3.1428765 3.1428765 डैश डैश डैश, बहुत सारा आंसर आता रहेगा। तो इसका जो निराकरण यह होगा कि ये अनुपात है। आप इसमें वैसे लिख सकते हैं कि पाई बराबर c/d ये वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात है, और इस प्रकार से हम c/d को ये मान सकते हैं, और इसका मान अनवसानी आवर्ती होगा। तो इसका निराकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो आप ऐसे इस सवाल को हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आपके सवाल नंबर 4 की ओर। ठीक है,
चौथा सवाल है संख्या रेखा पर रूट 9.3 को निरूपित करना है। दोस्तों हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं जो बिंदु बी तक आएगा। ए बी जो मैं बोल रहा हूँ खींचते हैं, ये सब आप लिख लीजिएगा, कॉपी में आपके काम आएगा। इस तरीके से आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि आप इसको कैसे निरूपित किया। तो सबसे पहले ए और बी 9.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचते हैं, फिर बी से 1 सेंटीमीटर रेखाखंड और बढ़ा लेते हैं बी से सी की ओर, फिर ए और सी का लंबार्धक करके डी और सी, ए बी सी डी और सी को त्रिज्या मान करके एक अर्धवृत्त खींचते हैं। ये कैसे बन गया मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, इस तरीके से प्रकार लेना है, ठीक है दोस्तों, और इसको ऐसे ऐसे आपको चाप लगानी है। आपकी चाप यहाँ पर ऐसे ऐसे लगेगी, ठीक है। और जब ये चाप यहाँ पर लगेगी उससे पहले आपको ऐसे कर देना है पूरा। ये पहले इस तरीके से बनेगा, फिर आपको यहाँ से आपने लिया था, फिर आपने यहाँ से लेना है। यहाँ से जब आप लेंगे तो आपका कुछ इस प्रकार से कट जाएगा, इस प्रकार से। जब ये कट जाएगा तो आपको ये सीधे लाइन खींच देनी है और ये सब मिटा देना है। आपका लंबार्धक मतलब आधा आधा, इधर भी आधा बराबर, इधर भी आधा बराबर। जब इस तरीके से बनेगा उसके बाद आप डी सी को एक ऐसी से अर्धवृत्त यानी कि त्रिज्या मान लेनी है, और त्रिज्या मान करके आपको पूरा अर्धवृत्त खींच देना है। उसके बाद ये डी है, ये बी है, ये सी। आपको फिर बी पर मतलब एसी रेखाखंड पर बिंदु बी पर एक फिर लंब डालना है। वो लंब आपका इस प्रकार से होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, कोई काम का नहीं है, ये होगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इस बिंदु से इसको डैश 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 कर देते हैं, और ये जो हमारा है इस तरीके से, ये हमारा रूट 9.3 को रेखा पर निरूपित किया। मैं आपको स्क्रीन पर वो दे दूंगा, ठीक है, आप देख लीजिए, समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं पाँचवें सवाल की ओर। पाँचवा सवाल है कि निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण करना है। दोस्तों 1/√7 दे रखा है आपको हर, यानी कि √7, ये अंश होता है, ये हर होता है। आपको √7 का परिमेयकरण करना है। तो इसमें लगाते हैं संयुग्मी। संयुग्मी का मतलब होता है नीचे भी उसी संख्या से आपको गुणा करनी है, ऊपर भी उसी संख्या से आपको गुणा करनी है। मतलब अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा करनी होती है, जिसका आपको परिमेयकरण करना है या संयुग्मी लगानी है। इस संयुग्मी हर वाली संख्या को देखकर लगाई जाती है। इसमें संयुग्मी लगानी है √27, ऊपर भी √27 से गुणा कर √7, ऊपर भी √7 से गुणा करी और नीचे भी √7 से गुणा करी। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, √7 गुणा √7, ये गुणा हो गई, ठीक है दोस्तों। अब इसको गुणा करते हैं, √7 एकन √7 और √7 बराबर 7। किसी एक पूर्ण संख्या को 2 बार रूट के अंदर लिखा जा सकता है। 7 को √7 गुणा √7 में लिखा जा सकता है, 5 को √3 और √3 में √5 और √5 के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसका परिमेयकरण ये हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते। अब आपको इसका परिमेयकरण करना है हर का। इसमें भी संयुग्मी लगा देते हैं, और संयुग्मी लगाते हैं नीचे। अगर एक ही संख्या है तो कोई बात नहीं, आप उसी संख्या से गुणा कर दें। लेकिन अगर दो संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह है तो उसके उल्टे चिन्ह से संयुग्मी लगाते हैं। नीचे है माइनस, तो क्या करते हैं, √7 प्लस √6 बटा √7 प्लस √6, इस तरीके से माइनस का उल्टा प्लस प्लस हो गया, और दोनों तरफ उसी से, और √7 √6 ये लेकर के आपको गुणा कर देंगे। और जब आप ऐसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, √7 प्लस √6 बटे में आएगा a माइनस बी, a प्लस बी बराबर a² माइनस b², यानी कि 7 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। अब इसको और हल करते हैं, √7 प्लस √6 बटा 7 का वर्ग 49 माइनस 36, 49, और 49 में से अगर 36 जाते हैं तो कितने बचते हैं हमारे, 13 बचते हैं, 13 बचते हैं, हाँ 36 3 39 49, 13 बचते हैं। तो √7 प्लस √6 बटे 13,
ये हो जाएगा हमारा सवाल नंबर 2 का आंसर। इसी तरीके से आप बाकी सवालों के संयुग्मी लगा कर आप उनको हल कर सकते हैं। 4 ही सवाल हैं, 2 मैंने बता दिए, 2 आपको हल करने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 1.6 के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। ठीक है, थैंक यू।